हेलो स्टूडेंट, दिस इज ऐश्वर्या शर्मा। हम पढ़ रहे थे विषय गणित। विषय गणित में हमने पढ़ा था भिन्न। भिन्न में हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 7.6 का ए पार्ट करा था। आज हम करेंगे बी पार्ट कुछ इंटरेस्टिंग प्रश्नों के साथ। आइए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, नंदिनी का घर उसके स्कूल से 9/10 किलोमीटर दूर है। कहाँ दूर है? उसके स्कूल से 9/10, यानी कि घर यहाँ है तो स्कूल उसका कहाँ है? यहाँ। ठीक है, 9/10 का ये गैप है। वह कुछ दूर पैदल जाती है और फिर 1/2 किलोमीटर की दूरी, यानी कि लगभग 500 मीटर की दूरी बस द्वारा तय करके स्कूल पहुंचती है। वह कितनी दूरी पैदल चलती है? तो अभी हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। घर और स्कूल के बीच की कुल दूरी कितनी है? 9/10 किलोमीटर। कितनी है? 9/10। बस से तय की गई दूरी कितनी है? 1/2। तो अगर मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं तो मेरी शेष दूरी आ जाएगी, यानी कि शेष दूरी मतलब जितना वो पैदल चलती है। तो 9/10 और 1/2, तो हम इसे सिंपल भी कर सकते हैं। यहाँ 9/10 है, ये 1/2 है, तो बस 2 को भी 10 बनाने के लिए उसकी 5 से यहाँ गुणा कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? 5/10। तो 9 में से 5 गए 4, तो 4/10, यानी कि 2 2 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 10, तो 2/5 किलोमीटर। और इसको हम एलसीएम लेकर भी कर सकते थे। 10 और 2 का जब हम एलसीएम लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 10। अब 10 को 10 से भाग करेंगे तो 1 आया, और 10 को 2 से भाग करेंगे तो 5 आया। तो 9 की 1 में गुणा करी तो 9, और 1 की 5 में गुणा करी तो 5। तो ऐसे हमारा आंसर आ गया था 2/5 किलोमीटर। अतः वह 2/5 किलोमीटर पैदल चलती है और 1/2 किलोमीटर बस द्वारा चलती है। और कुल कितना चलती है? 9/10 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, आशा और सैमुअल के पास एक ही माप की पुस्तक रखने वाली 2 अलमारियां हैं। कितनी अलमारी हैं? 2। आशा की अलमारी पुस्तकों से, ये जो आशा है ना, आशा, इसकी अलमारी पुस्तकों से 5/6 भाग भरी है। ठीक है, और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों से 2/5 भाग भरी है। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है और कितनी अधिक भरी है? तो देखो, आशा और सैमुअल के पास एक क्षमता वाली अलमारी है। एक क्षमता का मतलब है कि दोनों की अलमारियां सेम साइज की हैं। आशा की अलमारी पुस्तकों द्वारा भरी 5/6 भाग, और सैमुअल की अलमारी पुस्तकों द्वारा भरी 2/5 भाग। किसकी अलमारी अधिक भरी हुई है ये बताना है ना। तो देखो, ये 5/6 भाग है, 2/5 भाग है। तो जब 5/6 भाग और 2/5 भाग को हम सॉल्व करेंगे तो इनका एलसीएम लो, ये दोनों की हर की आपस में गुणा कर दो। तो यहाँ तो 6 की गुणा हो जाएगी। अब देखो, 5/5 करेंगे तो 25/30, और ये क्या आया? 12/30। 25/30 किसकी थी? आशा की, और ये सैमुअल की। अब देखो किसकी ज़्यादा आ रही है? इसके पास 30 में से 25 भाग हैं और इसके पास 30 में से 12 भाग हैं, है ना। तो यहाँ किसकी अलमारी बड़ी हुई? आशा की अलमारी क्या हुई? ज़्यादा भरी हुई, यानी कि 5/6 बड़ा है 2/5 से। अब इन्होंने ये भी बोला है कि किसकी अलमारी भरी हुई है अधिक? तो आशा की। और कितनी अधिक है ये भी बताना है। तो अगर हम आशा की अलमारी में से सैमुअल की अलमारी को माइनस कर दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 25/30 में से 12/30 क्या करना है? माइनस करना है। तो 25 में से 12 गए 13, 13/30 क्या आया हमारा? इसका आंसर आ गया। हमने इसको डायरेक्ट क्यों करा? 25/30 और 12/30 हमने इसको डायरेक्ट क्यों करा? क्योंकि इनके हर क्या थे? समान थे। तो यहाँ क्या आया? 30, और यहाँ 25 में से जब हम 12 लेस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 13/30। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जयदेव स्कूल के मैदान का 2 सही 1/5 मिनट में चक्कर लगाता है। तो ठीक है, यानी कि 2 मिनट और कुछ सेकंड में। राहुल उसी कार्य को करने में 7/4 मिनट का समय लेता है। इसमें कौन कम समय लेता है और कितना कम? तो देखो, पहले हम इसको विषम भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या करेंगे? 5 की 2 में गुणा करेंगे, 5 दूनी 10, और 10 में 1 क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो 10 और 1 कितना हुआ? 11। ये ले रहा है 11/5 मिनट और ये ले रहा है 7/4 मिनट। कौन कम समय ले रहा है उसके लिए हमें इनके हरों को क्या करना पड़ेगा? इनके हर को हमें
समान बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? समान बनाना पड़ेगा। तो 5 और 4 का एलसीएम लिया 20, 20 लिया ना एलसीएम, आया क्या? आया एलसीएम 20। तो हमें क्या करना है? ये क्या है? 11/5, यहाँ भी 20 लाना है, तो यहाँ भी 4 से गुणा करो। और ये क्या है? 7/4, यहाँ भी 20 लाना है, तो यहाँ 5 से गुणा होगी। ठीक है, तो क्या आया? 11 की 4 में गुणा करेंगे, 4 में गुणा करेंगे तो 44/20। और ये क्या आया? 7 पंजे 35, यानी कि 35/20। तो अब देखो किसको ज़्यादा समय लगा? हमें पता चल रहा है कि कौन था ये? जयदेव। और ये कौन था? राहुल। तो जयदेव को ज़्यादा समय लगा राहुल के अकॉर्डिंग। तो अब क्या होगा? 44/20 और 35/20 है ना, तो अब इसका रियल फ्रैक्शन लिख देंगे। ये था 11/5 और ये क्या था? 35/20 का क्या था? 7/4। ठीक है, अभी कह रहे किसको कम समय लगा, तो हमें पता चला ना राहुल को कम समय लगा है। और कितना कम लगा, तो उसके लिए हमें दोनों का कंपैरिजन करना पड़ेगा। यानी हम 44/20 में से अगर 35/20 को घटा दें तो हमारा आंसर क्या आएगा? हमारा आंसर आएगा 9/20। क्या आंसर आएगा? 9/20, यानी कि राहुल 9/20 मिनट कम लेता है जयदेव से। ठीक है, तो हमने क्या क्या सीखा इस पूरे चैप्टर में? हम खाली इसी एक्सरसाइज की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं पूरे भिन्न चैप्टर की। तो भिन्न में हमने क्या क्या सीखा ये देख रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं, चलो दोबारा रिकॉल क्या करेंगे हम। पॉइंट ए, एक भिन्न ऐसी संख्या है जो एक पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है। अब देखो मैं इसको फिर से पिक्चर की अकॉर्डिंग मैं आपको समझाऊंगी। अब देखो ये हमारी एक पिक्चर है, इसके मैंने पार्ट कर दिए 2, 3, 4 और 5। कितने पार्ट हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6। तो हमें कैसे पार्ट करने हैं? हमने इसके 6 बराबर पार्ट करे। कैसे पार्ट करे? बराबर। ठीक है, अब मैंने इसमें से एक ये वाला भाग, दूसरा भाग, ठीक है ना, ये छायांकित कर दिया। तो देखो हमें पता चल रहा है कि हमने 2/6 लिया, 6 में से 2 भाग लिए, तो इसे हम कहेंगे भिन्न। तो पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, इसको हम काट भी सकते हैं, 2 एकम 2, 2 तिया 6। तो यानी कि 3 में से ये एक भाग को निरूपित करती है, या संख्या रेखा पर संक्रियाओं को निरूपित करती है। अब संख्या रेखा पर कैसे करेंगे? देखो हम यहाँ एक संख्या रेखा बनाएंगे, ये बनाई हमने संख्या रेखा। क्या बनाई? संख्या रेखा। अब देखो क्या करेंगे हम इसके 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये लिया ना हमने। अब हमें 3/5 भाग लेने हैं, तो हम ये वाला भाग इसका लेंगे। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि हम इसे संख्या रेखा पर भी निरूपित कर सकते हैं। पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है और वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। जैसे देखो यहाँ एक वस्तु है, इसको हमने पार्ट कर लिए, यहाँ एक है, तो ये है तो 2 वस्तु, पर है तो पूर्ण ना, आपस में कंप्लीट है ना, तो इसलिए हम इसे कहेंगे पूर्ण एक वस्तु भी हो सकती है, अकेली वस्तु, और वस्तुओं का समूह भी हो सकता है। अब बी पार्ट में देखिए, किसी स्थिति में गिने हुए भागों को भिन्न में व्यक्त करने के लिए यह आवश्यक है कि उसके सभी भाग बराबर हों। अभी मैंने क्या बताया था कि पहली शर्त हमारी यही होती है कि सारे भाग कैसे हों? बराबर। अगर बराबर भाग नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि कितना पार्ट लिया हमने? भिन्न 5/7 में, अब देखो कोई भी भिन्न है 5/7, तो 5 जो होता है इसको हम क्या कहते हैं? अंश। क्या कहते हैं? अंश। इसको हम न्यूमरेटर भी कह सकते हैं, और 7 को क्या बोलेंगे हम? हर। हर माने डिनोमिनेटर भी हम इसको कह सकते हैं। तो भिन्न 5/7 में 5 अंश और 7 भिन्न का हर कहलाता है। अब थर्ड पार्ट, भिन्नों को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। अभी मैंने आपको दर्शा के दिखाया था। प्रत्येक भिन्न के लिए संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु होता है, और ये बिंदु भी हमें कैसे लेने हैं? इक्वल डिस्टेंस पे लेने हैं। कैसे लेने हैं? इक्वल डिस्टेंस पर। कैसा होना चाहिए इनका डिस्टेंस? इक्वल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? इक्वल, यानी कि इक्वल गैप। आगे का पॉइंट पढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 4, एक उचित भिन्न में अंश हर से छोटा होता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको लेकर दिखाती हूँ। यहाँ अंश छोटा है ना, तो 4/5, और क्या हो सकता है? 3/6, और क्या हो सकता है? 5/8। तो ये सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं उचित भिन्न के। विषम भिन्न में हर हमेशा अंश से बड़ा होगा,
इन्होंने क्या बोला है, क्या होगा, बड़ा होगा। कौन बड़ा होगा, हर बड़ा होगा, और इसमें छोटा होगा अंश, हर से अंश छोटा होगा। तो विषम भिन्न में क्या है, विषम भिन्न में है हर बड़ा होगा ना, हर बड़ा हमेशा, विषम भिन्न में हर हमेशा अंश से बड़ा होगा। ठीक है, तो अब हम क्या लेंगे, तो यहाँ क्या लिखा है, विषम भिन्न में हर हमेशा अंश से बड़ा होगा। ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जब हर छोटा होता है तो भिन्न कैसी होती है, उचित। तो ये है विषम भिन्न में क्या होगा, विषम भिन्न में अंश हमेशा बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, हर से। तो हम क्या एग्जाम्पल लेंगे इसका विषम भिन्न का, हमारा एग्जाम्पल हुआ 5/4। तो ये क्या हुआ, ये हमारा हर क्या है, हर तो हमारा छोटा है, और अंश क्या है हमारा, अंश हमारा बड़ा है। तो देखो एक बार हम इसे दूसरी तरीके से लिख सकते हैं कि विषम का मतलब क्या है, विषम का मतलब ये है कि अंश जो है क्या होगा, बड़ा होगा हर से। ठीक है, और उचित भिन्न का मतलब क्या है, उचित भिन्न का मतलब अगर हम देखें तो उसमें अंश क्या होगा, अंश हमेशा छोटा होगा हर से। ठीक है, ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखो विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में भी लिखा जा सकता है। इस स्थिति में यह भिन्न मिश्रित भिन्न कहलाती है। अब देखो उचित भिन्न को क्यों नहीं लिख सकते, हम लिख कर देखते हैं। ये 4/5 उचित भिन्न है ना, तो हम 5 को यहाँ लेंगे, 4 को यहाँ लेंगे। तो अब देखो क्या ये एक टाइम भी चल पा रहा है या नहीं चल पा रहा, इसलिए हम इसे मिश्र भिन्न में नहीं लिख सकते। पर अगर ये हमारा होता है 5/4 यानी विषम भिन्न, तो अब इसको काट के देखो, 4 को 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 एकम 4, 4 1 जा 4, 5 में से 4 गया, 1 बचा, 1 बचा ना, तो 1 एक सही 1/4 ही हमारा आया। और मैंने आपको बताया था कि अगर कोई हमारा ये आंसर आया जैसे 1 सही 1/4, तो इसे हम दूसरे रूप में भी दोबारा चेक कर सकते हैं कि ये सही है या नहीं। तो उसके लिए क्या बताया था कि 1 की गुणा किस में करनी पड़ेगी, पूर्ण भाग की गुणा करनी पड़ेगी हर में, और फिर जो आएगा वो उस गुणनफल में अंश को प्लस करना पड़ेगा। किसको प्लस करना पड़ेगा, अंश को। तो हमारा क्या आंसर हुआ, 4 एकम 4, 4 + 1 अपॉन 4, तो 4 और 1 5, 5/4। क्या यही था हमारा, हाँ यही था। तो हम इसे रीचेक भी कर सकते हैं। अब कह रहे हैं दो भिन्न तुल्य भिन्न कहलाती हैं यदि वे समान मात्रा को निरूपित करें। अब देखो कैसे, ये है 3/4 और ये है 1/4, तो ये भिन्न होंगी तुल्य भिन्न। क्यों होंगी, क्योंकि समान मात्रा निरूपित कर रही हैं। प्रत्येक उचित या विषम भिन्न की अनेक तुल्य भिन्न होती हैं। एक दी हुई भिन्न की तुल्य भिन्न निकालने के लिए हम भिन्न के अंश और हर दोनों को समान शून्येतर संख्या से गुणा या भाग कर सकते हैं। अब देखो यहाँ क्या है, जैसे ये 1/2 है, इसकी तुल्य भिन्न बतानी है, तो हम 1 की 1 में गुणा करेंगे, 1 में तो हुई भी है, 1 की 2 में गुणा करेंगे और 2 की भी 2 में गुणा करेंगे। तो ये क्या थी, ये तो समान थी। कैसी भिन्न थी है, समान। पर हमें क्या बतानी है, तुल्य। तो इन्हें क्या कहेंगे, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2/4 हो सकती हैं। और 1/2 है, इसकी 3 से भी गुणा करो, पर हर अंश की और हर की दोनों की करनी पड़ेगी। तो ये क्या हो गई, 3/6। तो हम क्या कहेंगे कि 1/2 की तुल्य भिन्न क्या क्या हुई, 2/4 और 3/6। अब और भी हो सकती हैं, तो इन्हें सॉल्व करोगे तो आप तो 1/2 ही आएगा, तो इसलिए इसकी क्या हुई, तुल्य भिन्न। अब कह रहे हैं कि एक भिन्न अपने सरलतम रूप में होगी यदि उसके अंश और हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। क्या ना हो, दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब देखो मैं यहाँ एक और एग्जांपल लेती हूँ, 7/5 यहाँ लिखा है, ठीक है। तो अब ये बताओ, या फिर 5/7 ले लेते हैं। अब यहाँ देखो कि उसके अंश और हर में एक के अलावा, देखो अब इसका कोई, इसके गुणनखंड क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे 1 और 5, और 7 के क्या होंगे 1 और 7। तो क्या 1 के अलावा कोई और गुणनखंड आया, नहीं आया, तो इसका सरलतम रूप यही होगा। पर हम कोई और भी लेते हैं, हम यहाँ ले लेते हैं 14/16। तो देखो इसके गुणनखंड क्या क्या होंगे, इसके गुणनखंड होंगे 1 2 7 और 14, और इसके क्या होंगे 1 2 4, 4 के अलावा और क्या होगा, और हो सकता है 8, 8 के अलावा 16, ठीक है ना। तो अब देखो इसके गुणनखंड है ना, तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। 2 7 = 14 और 2 8 = 16, तो ये हुई हमारी 7/8, ठीक है। तो हमने क्या क्या सीखा
हमने देखा था एक भिन्न ऐसी होती है जो पूर्ण के एक भाग को निरूपित करती है, यहाँ पे पूर्ण के एक भाग को निरूपित कर रही थी। दूसरा हमने देखा कि पूर्ण एक अकेली वस्तु भी हो सकती है, एक सिंगल वस्तु भी हो सकती है, और दो वस्तुएं एक साथ भी हो सकती हैं, है ना। किसी स्थिति में गिने हुए भागों को भिन्न में व्यक्त करने के लिए आवश्यक है कि उसके सभी भाग क्या हों, बराबर। मैंने बताया था ना कि फर्स्ट कंडीशन में क्या आता है कि सारे भाग बराबर होने चाहिए। भिन्नों को संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। ये मैंने यहाँ दर्शाकर बताया था आपको कि प्रत्येक भिन्न के लिए एक संख्या रेखा पर एक निश्चित बिंदु होता है। ये सारे बिंदु दे रखे हैं ना यहाँ, तो निश्चित बिंदु होता है। क्या होता है? निश्चित बिंदु। अब देखो और क्या हमने पढ़ा था। हमने पढ़ा था एक उचित भिन्न में अंश, उचित, इसको अंडरलाइन करो। उचित भिन्न में क्या होता है? अंश जो होता है वो हर से क्या होगा? हमेशा हर से छोटा होगा। क्या होगा? अंश हर से छोटा होगा। और विषम भिन्न में, ये मैंने यहाँ से कटवाया था कि विषम भिन्न में क्या होगा? विषम भिन्न में अंश क्या होगा? हमेशा हर से बड़ा होगा। यहाँ मैंने लिख के भी बताया था कि अंश क्या होगा? हर से बड़ा। और विषम भिन्न को एक पूर्ण और एक भाग के रूप में लिखा जा सकता है। अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं? पूर्ण और भाग के रूप में, जैसे 3 सही 2/3 ऐसे लिखा हमने, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? इसे हम मिश्रित भिन्न कहते हैं। और विषम भिन्न को ही हम मिश्रित भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे हमने उचित भिन्न क्या थी? 4/5, इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करी तो क्या ये कन्वर्ट हुआ? नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि 5 को हम 1 से भाग दे ही नहीं सकते थे, है ना। तो अब क्या कह रहे हैं? तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न मैंने आपको समझा दी थी कि जैसे 1/2 है तो उसकी तुल्य भिन्न क्या होगी? 2/4, और क्या होगी? 3/6। ऐसे ही 4/8 भी हो सकती है, 5/10 भी हो सकती है, 15/30 भी हो सकती है। अभी कह रहे हैं एक भिन्न अपने सरलतम रूप में होगी यदि उसके अंश और हर में एक के अलावा कोई दूसरा उभयनिष्ठ गुणनखंड न हो। तो आपको ये सब समझ आया? अब हमने आज ये सब सीखा। अब हम क्या मिलते हैं? अब हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।